यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि 24 फरवरी 2025 बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का मेरे प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है त्याग पत्र, ऋतु चक्र, परती परिकथा, चार चंद्रलेख। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है त्याग पत्र। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ऋतु चक्र। ऋतु चक्र मेरे प्यारे बच्चों इलाचंद जोशी की रचना है। परती परिकथा उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणुका, और चारु चंद्रलेख रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसके बाद खा नंबर है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का है सीपी और संघ के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीपी और संघ के रचनाकार हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। अगला है बालकृष्ण भट्ट संपादक थे इंदुमती के, परीक्षा गुरु के, हिंदी प्रदीप के, साहित्य सहचर के। तो मेरे प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, इंदुमती कहानी हिंदी की पहली कहानी है और किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। परीक्षा गुरु मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास है लाला श्रीनिवास का, और परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है साहित्य सहचर, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा वागधारा, साहित्य और समाज शेखर एक जूनी। तो मेरे प्यारे बच्चों, वागधारा, ठीक है, वागधारा किसकी है? वागधारा है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे की है। साहित्य और समाज रामधारी सिंह दिनकर की है। प्रश्न नंबर 2 का है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सराहपा को, सबरपा को, देवसेन को, सराहपा को, खुमान रासो को। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सराहपा को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है कितनी नावों में, कितनी नावों में कितनी बार रचना है गिरजा कुमार माथुर की, नागार्जुन की, अज्ञेय की, हरिवंश राय बच्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, कितने नावों में कितनी बार रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय की। फिर है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1954, 1943, 1938, 1936। तो मेरे प्यारे बच्चों, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। अगर दूसरा तार सप्तक पूछ ले तो बताना है 1951। अगर तीसरा तार सप्तक पूछ ले तो 1959 बताना है। अगर चौथा पूछ ले तो 1979 बताना है। और पूछ ले तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पद्मावत को, रामचरितमानस को, साकेत को, पृथ्वीराज रासो को। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों चंदवरदाई को। ठीक है, चंदवरदाई द्वारा लिखा है पृथ्वीराज रासो। इसके बाद है पद्मावत। पद्मावत महाकाव्य किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का। रामचरितमानस तुलसीदास का है। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है। इसके बाद अगला है मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, चित्राधार, अनामिका, स्वर्णधूल। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मैथिली शरण गुप्त सही हो जाएगा। ठीक है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अब यहाँ पर देखिए अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, स्वर्णधूल सुमित्रानंदन पंत की है, और चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, क्या कह रहा है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, गद्यांश के नीचे आपके 10 प्रश्न, 5 प्रश्न रहेंगे, 2-2 अंक के, कुल मिला के 10 अंक। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। ठीक है, 2 गद्यांश पूछा जाता है, 1 करना रहता है। तो चलिए पढ़ते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं।
जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ जब जहाँ पर जन शब्द दिख जाए, भूमि शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, ठीक है, राष्ट्र शब्द दिख जाए, पृथ्वी शब्द दिख जाए, भूमि शब्द दिख जाए, तो वहाँ पर समझ जाइएगा कि ये चैप्टर जो है राष्ट्र का स्वरूप है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछता है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। ये सब में पूछता है। गद्यांश का पाठ राष्ट्र का स्वरूप और गद्यांश के लेखक का नाम वासुदेव शरद अग्रवाल। इसके लिए आपको मिलेगा 2 अंक। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। तो अभी राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भरती रहेंगी। यहाँ पर आपने अभी पढ़ा था, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय जन जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भरती रहेंगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो सीधा सीधा उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा, केवल आप पैराग्राफ अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तादात्म्य और अजर का शब्दार्थ। तादात्म्य का होता है समता, एकता या सामंजस्य, और अजर का होता है अमर, जो कभी नष्ट ना हो। जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो अभी आपने पढ़ा जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है उसको एक बार पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है इसकी व्याख्या। लेखक के अनुसार जब तक सूरज की किरणें संसार को अमृत से भरती रहेंगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास में राष्ट्रीय जन में कोई उतार चढ़ाव देखे हैं पर फिर वो अमर है नई आशाओं के साथ। इसके बाद अथवा वाला देखते हो, क्योंकि 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको पढ़ते हैं। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का ही प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रम पर पली थी। उसके रक्त संसार कानों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी वह सामंत उघड़ गए और दिनों दिन उत्साह की धूमधाम में मिट गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अशोक शब्द मिल गया है। अशोक शब्द, कालिदास शब्द, ये सब मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है और उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का प्रतीक कौन है। तो सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का प्रतीक मेरे प्यारे बच्चों अशोक का वृक्ष है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्धि हुई थी। तो लाखों, लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुई थी। अभी आपने पढ़ा था लास्ट लाइन में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है। तो लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वह उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासतापूर्ण जीवन की धूमधाम भी मिट गई है। फिर पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। उसके रक्त संसार कानों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी वह सामंत उखड़ गए और दिनों दिन उत्साह की धूमधाम भी मिट गई। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या आपको कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों। लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है वह समय के साथ परिवर्तित होता है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृत के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृत को जन्म दिया था वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृत धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है। तो ये क्या पूछ रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश है, ठीक है। 5 प्रश्न पद्यांश के नीचे रहते हैं, पद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना रहता है। चलिए पढ़ते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वह गए में थी अकेली। एक दिन राधा उदासी से परिपूर्ण अपने घर में बैठी थी। आके आंसू दीर्घ युगल में थे धरा को भिगोते। उसके दोनों आंखों से आंसू आ करके पृथ्वी को भिगो रहे थे। आए धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों को ले, प्रातः वाली सुपौन इसी काल यानी इसी समय प्रातःकालीन पवन, ठीक है, रोशनदानों से फूलों के सुगंध को लेकर के धीरे से राधा के घर में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता, यानी दुख को और अत्यधिक बढ़ता देख करके राधा अत्यधिक दुखी हो जाती है। धीरे बोली साधुक उसे श्रीमती राधिकायो, धीरे स्वर में, ठीक है, पवन से राधा बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है। प्रातःकालीन पवन तू मुझे इतना क्यों सताती है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी काल की क्रूरता से कलुषित हो गई है। क्या तुझ पर भी काल का प्रभाव पड़ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। शीर्षक का नाम पवनदूत का, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। फिर दूसरा पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरे की बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 लाइन की रेखा खींची हुई है, तो इसको आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या भी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी कहते हैं कि एक दिन राधा दुखी होकर
अपने घर में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू आ करके उसके नेत्रों को सजल बना रहे थे और पृथ्वी को भिगो रहे थे। इसी समय प्रातःकालीन पवन रोशनदानों से फूलों की सुगंध को लेकर के राधा के घर में प्रवेश करती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था? तो राधा बैठी थी, है ना। फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया? फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में प्रातःकालीन सुगंधित वायु ने प्रवेश किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? तो राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा कि हे प्रातःकालीन वायु, तू मुझे क्यों सताती है? क्या तू भी मेरे भाग की कठोरता से प्रभावित होकर के दूषित हो गई है? फिर इसमें भी दो पूछता है, ठीक है, तो चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, के कहते हैं कि मुझको यह प्यारा मतलब मुझको यह भरत प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय ना मुझसे न्यारे, इसलिए इसलिए तुम मेरे दुगने प्रिय हो, इसलिए तुम मुझसे अलग ना रहो। मैं इसे ना जानूं, मैं इसे नहीं जानती हूँ, भरत को नहीं जानती हूँ, किंतु जानते हो तुम, किंतु इसे तुम तो जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो, अपने से ज़्यादा तुम इसे मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा यदि वह सब परियों प्रकट हुआ वैसा, तुम भाइयों का प्रेम यदि सब पर एक जैसा प्रकट हुआ तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा। तो मैं तो पाप दोष भी पूर्ण तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा। तो पाप का दोष का भी संतोष में बदल जाएगा, मतलब पाप का दोष भी संतोष में बदल जाएगा। मैं स्वयं कीचड़ के समान निंदनीय हूँ, किंतु मेरी कोख से जो निर्मल भरत का जन्म हुआ है, मतलब मेरी परंतु मैं मतलब स्वयं कीचड़ के समान निंदनीय हूँ, किंतु मेरे कोख से निर्मल भरत का जन्म हुआ है। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक का नाम केकेयी का था, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ रहा है, तो व्याख्या किसकी करना है, चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय न मुझसे न्यारे, मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। कैकेयी श्री राम से कहते हैं कि हे राम, मुझे भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो, इस प्रकार तुम मुझे दोगुने प्रिय हो, इस प्रकार तुम मुझसे अलग ना रहो। मैं इसके मन को नहीं जानती हूँ, किंतु तुम तो जानते हो, अपने से ज़्यादा इसे मानते भी हो। तुम दोनों भाइयों के बीच जिस प्रकार का प्रेम सब लोगों के सामने प्रकट हुआ है, उससे तो मेरा पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। मुझे तो यह संतोष है कि मैं स्वयं कीचड़ के समान निंदनीय हूँ, किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत का जन्म हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्री राम को कौन प्यारा है? तो श्री राम को भरत प्यारे हैं। केकेयी को दोगुने प्रिय कौन है और क्यों? तो केकेयी को भरत प्रिय हैं और भरत को राम प्रिय हैं, इसलिए केकेयी को राम और भरत दोगुने प्रिय हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैं रहूं पंकिला पद कोश है मेरा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5 का नंबर है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो मैंने हजारी प्रसाद का और वासुदेव शरण अग्रवाल का पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में आपको बताएंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। इन्होंने घर पर स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। दानशीलता के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और अंत में क्षय रोग से पीड़ित होकर केवल 35 वर्ष की आयु में सन 1885 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है साहित्यिक परिचय, हेडिंग डालेंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। 1857 से 1920 तक के काल को भारतेंद्र युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की एक महान कवि, सफल नाटककार, प्रसिद्ध संपादक और कुशल लेखक के रूप में हिंदी साहित्य में हमारे सामने उपस्थित हुए। फिर हेडिंग डालेंगे रचनाएं, ठीक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की निम्नलिखित रचनाएं हैं। पहला काव्य कृष्ण चरित्र, रासलीला, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रबोधिनी। नाटक में लिखेंगे सत्य, हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिक, हिंसा हिंसा ना भवत। निबंध में लिखेंगे कश्मीर कुसुम, सुलोचना, मदालसा, लीलावती आदि। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5 का नंबर पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवन परिचय लिखेंगे महादेवी वर्मा का। महादेवी जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1960 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर में कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी जो धार्मिक महिला थी, इसलिए महादेवी वर्मा जी का मन बचपन से ही साहित्य में लगता था। 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय।
महादेवी वर्मा जी साहित्य में बहुत रुचि रखती थी। इसके अलावा संगीत और चित्रकला में भी इनकी रुचि थी। इनकी साहित्य साधना रचना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनके काव्य यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। रचनाएं में लिखेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य रचना में निहार, नीरजा, रसीम, दीप शिखा, यामा, सांदगीत। गद्य रचना में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर प्रश्न है, पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का सारांश लिखिए अथवा ध्रुवयात्रा अथवा कहानी लाठी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर 7 नंबर है, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। तो ये खंड काव्य है मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसे आप तैयार करेंगे। इसके बाद खंड खा 8 का नंबर है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों, 5 अंक अनुवाद के लिए, 2 अंक संदर्भ के लिए। चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संस्कृत साहित्य सरसम व्याकरणम चा सुनिश्चितम, यानी संस्कृत का साहित्य रसपूर्ण और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा, इसके गद्य और पद्य में लालित्य लालित्य भाव बोध सामर्थ्य माने भावों को समझने की शक्ति, अद्वितीय श्रुत माधुर्य चा वर्तते, और सुनने की अद्वितीय मधुरता है। किम बहुना, अधिक क्या कहना। चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र के निर्माण में यादर्शी माने जैसी, सत्य प्रेरणा संस्कृत वांग्यम ददात, संस्कृत साहित्य देता है। ना तादर्शीम किंच धन्यत, ऐसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणा नाम, मूलभूत मानवीय गुणों की यादर्शी माने जैसी, विवेचना माने विवेचना संस्कृत साहित्य में है। ना यत्र तादर्शी, वैसी विवेचना कोई भी साहित्य में नहीं है। इसके बाद देखिए संदर्भ कैसे लिखना है आपको। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद यहाँ अथवा वाला देखते हैं, क्योंकि 2 इसमें भी पूछता है, 1 करना रहता है। याज्ञवल्क्य मैत्री वाच मैत्री, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री से कहा कि है मैत्री, उदस्यन अहम अस्मात् स्थानम अस्मि, मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। तत्स्तनया कात्यायनया विच्छेदम कर्णवाति, इसलिए मैं तुम्हारा और कात्यायनी के संपत्ति का बंटवारा करना चाहता हूँ। मैत्री उवाच, मैत्री ने कहा, यदि ये सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेनः अमृतम संयमित। मैत्रीवाच, मैत्री ने कहा, यदि ये सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, तत् किम तेना अमृतम संयमित, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। यथोपकरणवातम जीवनम ते तथेव जीवनम सेवा, जिस प्रकार एक साधन संपन्न धनिक का जीवन होता है, ठीक है। अमृतस्व तु नाशस्य वित्तेनित, अमृता जो है धन अमृता प्राप्त का साधन नहीं है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली लाइन आपको दूसरे पैराग्राफ से आ गई है। फिर से एक बार आप देख लेते हैं। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा कि मैत्री, मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा और कात्यायनी के संपत्ति का बंटवारा करना चाहता हूँ। मैत्री ने कहा, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। ठीक है, अमृतस्व तु नाशस्य वित्तेनित, धन अमृता प्राप्त का साधन नहीं है। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से अवतरित है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर भोजस्योदार्यम नहीं रहेगा, क्या रहेगा, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। क्या रहेगा, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ठीक है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खा नंबर है, देखिएगा। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेनुआ। धीमताम माने बुद्धिमानों का, कालो माने समय, काव्य शास्त्र विनोदन माने काव्य शास्त्र के आनंद में, गच्छत माने बीतता है। ठीक है, और इसके विपरीत मूर्खाणाम माने मूर्खों का समय, व्यसनेन माने क्या होता है, बुरी आदत में, निद्रा माने सोने में, कलहेन व लड़ाई झगड़े में बीतता है। संदर्भ कैसे लिखेंगे देख लीजिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर अनुवाद देख सकते हैं। फिर अथवा वाला देखते हैं, क्योंकि 2 पूछता है, 1 करना रहता है। जयंत ते महाभागा जन सेवा प्रायणा। तो दिखे, जन सेवा प्रायणा का मतलब होता है जन सेवा प्रायण यानी तत्पर। ते महाभागा, वह व्यक्ति, जयंत माने जयशील होते हैं। ठीक है, जिनके, ऐसा माने जिनके, कीर्ति तनो माने यश रूपी शरीर को, क्वचित माने कहीं भी। ठीक है, जरा मृत्यु भय माने
बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय नास्ति माने नहीं है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत निर्देशिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का उत्तर दीजिए। कात्यायनी कस्य पत्नी आसीत्, तो कात्यायनी याज्ञवल्क्यस्य पत्नी आसीत्। चतुष्पदा किम राजा नाम अकुर्वन्, चतुष्पदा एकम सिंहम राजा नाम अकुर्वन्। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुर भारती के नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। सुर भारती संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। पृथ्वी कैन पूर्णा स्यात्, तो पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 का खा गा है रस अलंकार छंद से, तो करुण अथवा शांत रस। तो करुण रस की परिभाषा, जब शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारिक भाव का सहयोग पाकर पुष्ट होता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। उदाहरण देखेंगे, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। उपमा अलंकार, तो जब उपमेय में उपमान का क्या होता है, जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला है। अतिशयोक्त अलंकार, जब किसी चीज़ का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। ठीक है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। दोहा छंद, फिर रोला छंद, तो रोला सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है। रोला सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। आराम से आप लिख देंगे। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, निबंध से। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, साहित्य समाज का दर्पण है, किसी मेले को आंखों देखा वर्णन, विज्ञान के चमत्कार, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। यहाँ पर आप संस्कृत वाला देख सकते हैं, चैनम का संधि विच्छेद, तो चैनम का होता है चे प्लस अनम। इसके बाद निश्चला का संधि विच्छेद, तो निस प्लस छला। इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद होता है अंतः प्लस राष्ट्रीय। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी दो का समास का नाम लिखिए। तो निर्विघ्नम, इसमें निर उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा समास है, इसमें है अव्ययी भाव समास। दशानन, दशानन, दशानन में है बहुव्रीहि समास। ठीक है। कौन सा है, बहुव्रीहि समास। ठीक है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में भी बहुव्रीहि समास है। फिर 13 नंबर है, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। 8 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है 14 का पहला, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो जैसे इसमें किसका देखते हैं, दत्वा का। तो दत्वा में क्या है, दा धातु है। ठीक है। प्लस अक्त प्रत्यय है। ठीक है। दा धातु है और अक्त प्रत्यय है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो लघुता में कौन सा प्रत्यय है, तल प्रत्यय है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, भिक्षुक पादेन खज्जा अस्ति, यानी भिक्षुक जो है पैर से लंगड़ा है। एनांग विकारा सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा, एनांग विकारा। तो यानी किसी शरीर में कोई कमी हो, कोई विकार हो, तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी मेरे प्यारे बच्चों, तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है। तृतीया विभक्ति होगी। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।